स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। स्टूडेंट्स, चूँकि आपने 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, अब हम आपको 10th क्लास में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो 10th क्लास में ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ताकि आप जो समर वेकेशंस हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ आप जो है वो स्टडीज़ के साथ इन टच हो। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री में जो है वो आज से हम पढ़ेंगे, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम का पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर आप नॉर्मली देखें कि जितने भी हम प्रज्यूम करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हों या फिज़िकल रिएक्शंस हों वो कंप्लीट होती हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होती है या फिज़िकल चेंज होती है वो कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। सो कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन अंडरलाइन की हुई है, इसको अंडरलाइन करें। अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि जब रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। तो असूलन तो रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, लेकिन उसमें दर हकीकत ये होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स जो होता है वो दोबारा रिवर्स रिएक्शन के ज़रिए जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है। तो इस तरह रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, और इस तरह जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वान्टिटीज़ होती हैं वो चेंज रहती हैं, और इस तरह हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है। इनफैक्ट जो है वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता, बल्कि रिएक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहते हैं, और इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली ये रिएक्शन होता रहता है। और एक स्टेज आती है जब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होने का रेट और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में चेंज होने का जो रेट होता है वो इक्वल होता है, और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हों, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हों, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें हम देखें कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है वो हमारे बहुत सारे ऐसे नेचुरल सिस्टम हैं जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होती है। एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं, जैसे आप देखें कि हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस का बायस बनता है। यानी जितनी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हम लोग करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इतनी ही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में शामिल होती रहती है। इसी तरह आप देखें कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इस तरह एटमॉस्फेयर के नेचुरल सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इक्वल रहती है। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल सिस्टम्स जो होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम फिनोमेना के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो होती हैं लेक्स में जो वाटर की गैसेस की कंसंट्रेशन होती है वो किस प्रिंसिपल के तहत इक्वल होती है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत जो है वो इक्वल होती है। और उसमें ये होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ्स जो होती हैं इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में होती है उसकी कंसंट्रेशन पे जो है ये डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब इससे हमें पता चला कि दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक कंप्लीट रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होके
रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। इस तरह जो है वो रिएक्शन कंटिन्यूसली जो है वो होता रहता है और हम समझते हैं कि जी रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होता जाता है और एक स्टेज आती है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होती है और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है उसमें हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब आप देखें कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें वो सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और इसी तरह जो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन के बाद आप देखें कि एग्जांपल हम कौन सी, जैसे आप देखें ये नीचे एक क्वेश्चन दी गई है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनियम की प्रेजेंस में जब हम दोनों गैसेस को जब हीट करते हैं, प्लेटिनियम यहाँ पे एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो रिएक्टेंट है और वाटर जो है वो प्रोडक्ट है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास वाटर है। अब वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं करता और वो रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होता, जैसा कि ऊपर वाली इक्वेशन में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन होती हैं और वाटर प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में ना चेंज हों, ऐसे रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। अब इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं इनको जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंप्लीट रिएक्शन है या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन जिनको सिंगल एरो से शो किया जाएगा वो कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं और वो रिएक्शन जिनको डबल एरो से शो किया जाएगा वो हमारे पास कहलाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्शन के दरमियान सिंगल एरो है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, जो कि ये शो करता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। इसकी डेफिनेशन मार्क करें कि रिएक्शंस in which the products can recombine to form reactants are called reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, प्रोडक्ट्स अगेन जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे, यानी कि ये कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है वो होता रहेगा, रिएक्शन स्टॉप कभी नहीं होगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम किससे शो करते हैं, डबल एरो से। अब डबल एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान होता है, जो कि ये शो करता है कि ये रिएक्शन जो है टू वे प्रोसीड करता है। टू वे का मतलब ये होता है कि फर्स्ट में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जो ऊपर वाला एरो है उसको हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो एक और एरो होता है जिसका जो हेड है वो रिएक्टेंट्स की तरफ होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं अगेन जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब इसी तरह हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब इसका मतलब ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन से स्टार्ट होता ये है कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये किसी भी तरीके से जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसके बाद मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की जो एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है और एक आयोडीन गैस है। अब हमने देखा कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का रिएक्शन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है
वो कलरलेस होती है, जबकि आयोडीन गैस जो होती है वो पर्पल कलर की होती है। और इस वजह से हम इसको इजीली जो है इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम देखें कि हीटिंग पे जब हम हाइड्रोजन गैस को आयोडीन के साथ एक फ्लास्क में, बंद फ्लास्क में हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड या आयोडिक एसिड में चेंज हो जाती है। एक क्लोज्ड वेब फ्लास्क में जब हम उसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी, और इसमें हम देखते हैं कि पर्पल कलर जो आयोडीन का होता है वो फेड करता जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट किया, हीट किया, और वो आयोडिक एसिड में चेंज हो गया या हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगेन अगर हम दोबारा जो है हाइड्रोजन आयोडाइड लें एक फ्लास्क में और उसको दोबारा हीट करें क्लोज फ्लास्क में, तो हम देखेंगे कि पर्पल कलर जो है वो अपीयर होगा। इसका मतलब ये है कि पर्पल कलर का कि आयोडीन जो है वो वेपर्स की फॉर्म में होगी, हाइड्रोजन गैस हमें अलग होगी। ठीक है, और इसमें आप देखें कि आयोडिक एसिड को जब हमने हीट किया तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस प्रोड्यूस हुई। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है जिसमें प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बना था उसको हीट किया, वो डिकम्पोज हुआ अपने रिएक्टेंट्स में, और उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और वो कहते हैं जब हम ये ऊपर जो है मैंने आपको एक फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल दी, और फिर आपको मैंने ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में, तो उसकी रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल दी। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को जब हम कंबाइन लिखते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ये जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन H2 + I2 और डबल एरो और HI, ये एक रिवर्स रिएक्शन है जो कि ये शो करता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में चेंज हो जाएंगे, और रिवर्स जो एरो है वो हमारा रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज्ड फ्लास्क में, ओपन फ्लास्क में हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन इज़ रिवर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वाइस वर्सा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें एक क्लोज्ड फ्लास्क में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्केप आउट नहीं होती और इनिशियली जो है वो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूँकि ये एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट करेंगे और ये दोबारा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है। अब ये नीचे देखें कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इक्वल इन अमाउंट हो जाए तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होती हैं। यानी कि जितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स होंगे उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे, और इसको हम क्या कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इसको अंडरलाइन करें, ये डेफिनेशन आ सकती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की टू पॉसिबिलिटीज़ हो, दो सूरतें हो सकती हैं। अब है कि व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे ना चले, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
अब इसकी एग्जांपल वो कहता है कि मोस्टली ये एक फिजिकल फिनोमेना है, और फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर दैन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक रूल, यानी कि जब एक बॉडी के ऊपर उसके चारों तरफ से एक जैसी फोर्स लग रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कब होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्टेब्लिश। इसका है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको पता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। अब वो कह रहा है कि जब रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल हो, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनेमिक मीन्स स्टिल कंटिन्यू, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज़ को यहाँ पे एक ग्राफ है जो सामने आपको दिखाया गया है, इसमें आपको प्रेजेंट किया गया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है। इसमें आप देखें कि जो ब्लू लाइन से जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को मार्क किया गया है, इसमें हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है। वजह उसकी ये होती है कि रिएक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होते। तो जाहिर बात है जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिवर्स होकर जो है वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे ना। जब आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे नहीं तो रिवर्स रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल माइनर रेट से स्टार्ट होता है। यानी कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उस वक्त वो स्टार्ट होता है, और उस वक्त चूँकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। और एक स्टेज आती है कि जब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब इस ग्राफ में देखें कि शुरू में जो है फॉरवर्ड एक्शन फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज पे स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है या रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो है वो जब ज़्यादा होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे आगे देखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब इस्टेब्लिश होती है जब दोनों का रेट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो जब इक्वल हो जाए, दोनों की क्वांटिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज इक्वल हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है जब वो इक्वल अमाउंट से इक्वल स्पीड से हो जाएं तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। यानी कि शुरू में फॉरवर्ड एक्शन फास्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास होने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो होती जाएगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट होती जाएगी। और एक स्टेज आएगी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में। अब इसमें हम देखते हैं कि सेम टाइम पे जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के मालिक्यूल्स जो होते हैं जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड के मालिक्यूल्स जो हैं कुछ मालिक्यूल्स जब वो बनते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में बताया गया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और जब वो प्रोडक्ट्स
कि कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसके साथ ही रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के जैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन बनानी शुरू कर देते हैं। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन जो है वो शुरू में हाई होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट की जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करता है, और अल्टीमेटली दोनों रेट्स जो होते हैं वो एक स्टेज पे जाके इक्वल इन अमाउंट हो जाते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2I2 और डबल एरो और 2HI, ये जो है ये हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हों तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिवर्स होके रिएक्टेंट्स में चेंज हों तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने उसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के स्टडी करने हैं कि दोनों की क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब इसमें फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में हम देखें कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। सेकंड जो है कि जो फॉरवर्ड इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारा लेफ़्ट टू राइट होता है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट होता है। थर्ड जो है कि इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। उसके फास्ट होने की वजह ये होती है कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स नहीं बनने होते अभी, तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो चूँकि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से हो रहा होता है। और जबकि बिगनिंग स्टेट पे रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल का मतलब होता है माइनर क्वांटिटी, ना होने के बराबर होता है। अब इसमें क्या रीज़न है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनने नहीं होते, और जब कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के बनते हैं तो साथ ही उसका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कम होती है इस वजह से इनिशियल स्टेज पे जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। जैसे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसका रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है, और वो जो है जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फोर्थ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो जाता है। ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा अगला है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मुतालिक हमने पढ़ लिया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसमें क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो ये आपने भी ये सारे इसके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। अब इसके जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस कैन नाइदर लीव और नॉर एंटर। आपने ये याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये हमेशा एक क्लोज सिस्टम में होगा, यानी कि हमने यहाँ पीछे देखा था कि हाइड्रोजन और आयोडीन को जो रिएक्टेंट्स हैं उनको जब हमने हीट किया था तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो गए थे, और हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा जब हमने हीट किया तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो गए। लेकिन आपने
देखा कि हमने फ्लास्क जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया था उसके ऊपर हमने उसको क्लोज़ किया था, उसके ऊपर कॉर्क लगाया था ताकि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो उस बोतल में से स्केप आउट ना हो। तो इसका मतलब है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक क्लोज सिस्टम में हो। ओपन सिस्टम में इसलिए नहीं हो सकता कि जाहिर बात है रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स बने हैं, कोई गैस बनी है तो वो स्केप आउट हो जाएगी, ओपन वेसल में से स्केप आउट हो जाएगी। तो वो प्रोडक्ट में से एक अगर आपका कंपाउंड गायब हो जाएगा तो वो कैसे दोबारा कंबाइन करके जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो रिवर्सिबल रिएक्शन एक क्लोज्ड वेसल में करेंगे जहाँ पे ना तो रिएक्टेंट्स उस सिस्टम से बाहर निकल सके और ना ही जो प्रोडक्ट बने वो भी उसी सिस्टम के अंदर रहें। अच्छा, सेकंड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इसमें हम कभी प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्शन है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूसली होता रहता है। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं होते क्योंकि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स अगेन जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है। थर्ड पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम। वो कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन होती है या अमाउंट होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो कभी चेंज नहीं होती, इक्वल अमाउंट होती है। यहाँ तक कि उनकी जो कलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कलर है, डेंसिटी है, वो भी सेम रहती है। यानी कि रिएक्टेंट्स का जो कलर होगा वो वही होगा, प्रोडक्ट्स का जो कलर होता है वो वही होगा, उनकी जो कलर डेंसिटी वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहेंगी। फोर्थ पॉइंट है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी डायरेक्शन से ऑब्टेन किया जा सकता है। रिवर्स रिएक्शन से भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो जो बने हो वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाए और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, और रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन से भी हो सकता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स किस में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट्स में। सो वी कैन ऑब्टेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑन आइदर वे, आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन और फ्रॉम रिवर्स रिएक्शन। लास्ट इसका पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट के एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो गई है, तो हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब कैसे करेंगे? उसके अंदर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे, या हम ये कर सकते हैं कि उसमें जो है प्रेशर दे दें, टेम्परेचर उसको हीट कर दें, तो उसका जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और लेकिन वो ये है कि ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर अगेन दोबारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे और उसमें फिर एक स्टेज आएगी जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएंगी, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा उसको उसी रिएक्शन में हम उसको अचीव भी कर सकते हैं। अब ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं और इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपने याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।